अच्छा, कभी सोचा है गली में मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं और ट्यूबलाइट टूट गई, अब कौन बदलेगा? मतलब पैसे कौन देगा इसके? ये छोटी बात लगती है, पर यहीं से सवाल उठता है कि भाई हमारे आसपास, चाहे गांव हो या शहर, ये सारी व्यवस्था चलती कैसे? तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। भारत में स्थानीय शासन, मतलब समझेंगे कि गांव में पंचायतें और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका ये असल में काम कैसे करते हैं। और हमारी इस पूरी बातचीत का आधार है कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। मकसद बिल्कुल साफ है, स्थानीय स्तर पर जो भी फैसले होते हैं, जो सेवाएं हमें मिलती हैं, वो पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, उसे आसान भाषा में समझना। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी का सफर। शुरुआत गांव से करते हैं। गांव में चीजें कैसे तय होती हैं, कौन लोग हैं जो ये फैसले लेते हैं? मैंने सुना है ग्राम सभा वो काफी अहम होती है। बिल्कुल। ग्राम सभा देखिए, किसी भी पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता उनकी सभा होती है। वयस्क मतदाता मतलब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हर वो व्यक्ति जिसका नाम गांव की वोटर लिस्ट में है, वो ग्राम सभा का सदस्य है। आप ये समझिए कि ये गांव के लेवल पर लोकतंत्र की एक सीधी तस्वीर है। अच्छा। यही सभा है जो पंचायत के कामों को देखती है, उनको मंजूरी देती है और सबसे जरूरी, पंचायत को उसके कामों के लिए जवाबदेह बनाती है। यानी गांव के लोग सीधे अपनी सरकार से, मतलब पंचायत से सवाल जवाब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। किताब में वो हरदास गांव का उदाहरण है ना, वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वहां ग्राम सभा की बैठक हुई तो पानी की जो भयानक कमी थी उस पर बात हुई। लोगों ने अपनी परेशानियां रखी। जैसे एक महिला थी तेजिया, उन्होंने बताया कि औरतों को पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी तक जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर, बाप रे। हाँ, फिर वहीं बैठकर समाधान पर भी चर्चा हुई। किसी ने कहा कि भाई सूरू नदी से पाइपलाइन बिछा दो, किसी ने हैंडपंप और गहरे करने का सुझाव दिया, तो किसी ने कहा कुएं साफ करवाओ। और वो एक वाटरशेड वाला सुझाव भी तो था शायद। हाँ, अनवर नाम के एक सदस्य थे, उन्होंने वाटरशेड विकास कार्यक्रम का जिक्र किया, जो पानी बचाने का, पानी को सहेजने का एक ज्यादा टिकाऊ तरीका हो सकता है। अच्छा। और इसी बैठक में वो गरीबी रेखा यानी बीपीएल लिस्ट, उस पर भी काफी गर्मागर्म बहस हुई। हाँ, क्या हुआ? लोगों ने सवाल उठाया भाई कि नटवर और बिरजू जैसे लोग जिनकी माली हालत ठीक है, उनके नाम लिस्ट में कैसे आ गए, जबकि ओम प्रकाश जैसे लोग जो वाकई जरूरतमंद है, उनका नाम है ही नहीं। अरे। और सरोज नाम की एक महिला ने पूरी हिम्मत से ये सवाल सबके सामने रखा। तो ये सब दिखाता है कि ग्राम सभा सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, बल्कि ये सक्रिय भागीदारी का, निगरानी का एक मंच है। ये तो कमाल की बात है कि आम लोग सीधे अपनी जरूरतें बता सकते हैं और जो योजनाएं हैं उन पर सवाल भी उठा सकते हैं। लेकिन ये तो ही चर्चा और मंजूरी की बात। रोजमर्रा के काम कौन देखता है फिर? उसके लिए तो कोई व्यवस्था होगी ना? बिल्कुल, उसके लिए है ग्राम पंचायत। ये एक चुनी हुई संस्था है। अच्छा, चुनी हुई। हाँ, और इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। इसमें एक सरपंच होता है जो पंचायत का मुखिया होता है, और गांव को अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है ना, तो हर वार्ड से चुने हुए पंच होते हैं। सरपंच और पंच ये मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। और इनका चुनाव भी गांव के लोग ही करते हैं? हाँ, ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वही पंच और सरपंच को चुनते हैं। इनके अलावा पंचायत का एक सचिव भी होता है। सचिव? हाँ, पर ये ध्यान रखिएगा कि सचिव चुना हुआ सदस्य नहीं होता, वो सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। अच्छा, सरकारी आदमी। हाँ, उसका काम है ग्राम सभा और पंचायत की बैठकें बुलाना और जो भी चर्चा हुई, जो फैसले लिए गए, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना। तो पंचायत के मुख्य काम क्या हुए फिर? मतलब विकास के काम? हाँ, मुख्य काम तो यही है कि गांव में विकास के कार्यक्रम लागू करना और करवाना, जैसे सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, स्कूल की इमारतें ठीक रखना, पानी के जो स्रोत है, हैंडपंप, कुएं, उनकी देखभाल करना। इसके अलावा पंचायत लोकल लेवल पर कुछ टैक्स भी लगा सकती है और उन्हें वसूल भी सकती है। और सरकार की जो भी योजनाएं गांव के विकास के लिए आती हैं, उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भी पंचायत की ही होती है। एनसीईआरटी की किताब में शायद पंचायती राज के 3 स्तरों का भी जिक्र है। ये सिर्फ ग्राम पंचायत ही नहीं है। नहीं। ये एक 3 स्तरीय, मतलब 3 लेवल की व्यवस्था है। गांव के लेवल पर तो हो गई ग्राम पंचायत, ठीक है। फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनता है ब्लॉक स्तर। वहां होती है पंचायत समिति। इसे कुछ जगह जनपद पंचायत या मंडल पंचायत भी कहते हैं। अच्छा, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति। हाँ,
ये समझिए कि एक ग्राम पंचायतों और जिला प्रशासन के बीच की एक कड़ी है, और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर होती है जिला परिषद। जिला परिषद? ये जिले की सभी पंचायत समितियों के साथ मिलकर विकास की योजनाएं बनाती है और पंचायत समिति के जरिए ग्राम पंचायतों तक सरकारी पैसा पहुंचाने में मदद करती है। तो ये जो 3 स्तर का ढांचा है ना, ये इसलिए बनाया गया ताकि जो लोकल ज़रूरतें हैं वो गांव के लेवल पर पहचानी जाए, ब्लॉक लेवल पर उनमें तालमेल बैठे और जिला लेवल पर वो एक बड़ी योजना का हिस्सा बन सकें। मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ तालमेल रहे। समझ गया। तो ये तो हुई विकास और सामान्य प्रशासन की बात। लेकिन गांव में जमीन वाले मामले भी तो बड़े अहम होते हैं। उनका निपटारा शायद अलग तरीके से होता होगा। किताब में वो कहानी थी मोहन और रघु की, जिनके खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हो गया था। हाँ, जमीन के मामले गांव में अक्सर बहुत संवेदनशील होते हैं। यहीं पर पटवारी की भूमिका आती है। पटवारी को कुछ राज्यों में लेखपाल भी कहते हैं, कहीं कानूनगो, कहीं कर्मचारी। अच्छा, नाम अलग अलग हैं। हाँ, पर काम मुख्य रूप से वही है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। नापना मतलब कैसे नापते हैं खेत? अक्सर पटवारी के पास एक लंबी लोहे की जंजीर होती है, उसे जरीब कहते हैं। उसी से खेत की लंबाई चौड़ाई नापी जाती है। अच्छा, जरीब से? हाँ, और पटवारी गांव की जमीन का एक पूरा नक्शा भी रखता है अपने पास। उसमें हर खेत का टुकड़ा दिखाया गया होता है। इसके साथ ही वो एक रजिस्टर भी मेंटेन करता है, जिसको कहते हैं खसरा। खसरा? उसमें क्या क्या लिखा होता है? खसरे में उस जमीन के टुकड़े का नंबर होता है, उसका एरिया कितना है, वो जमीन किसके नाम पर है। अगर मान लीजिए किसी ने बटाई पर दी है तो बटाईदार का नाम भी होगा, उस पर कौन सी फसल उगी है इस वक्त, जमीन में सिंचाई होती है या नहीं, कोई कुआं है या नहीं, ये सारी जानकारी उसमें दर्ज होती है। किताब में वो खसरा नंबर 5 का उदाहरण देके समझाया भी गया है कि कैसे मोहन और रघु की जमीनों का ब्यौरा उसमें दर्ज होगा। अच्छा, तो मोहन और रघु का जो झगड़ा था उसमें पटवारी का यही रिकॉर्ड काम आया होगा फिर। अगर रघु ने सच में मेड़ खिसकाकर मोहन की थोड़ी जमीन दबा ली थी तो पटवारी नापकर बता सकता था कि सही क्या है। बिल्कुल, पटवारी का रिकॉर्ड ही ऐसे झगड़ों को सुलझाने का आधार बनता है। और सिर्फ झगड़े ही नहीं, जब जमीन खरीदते बेचते हैं या परिवार में बंटवारा होता है तब भी इसी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। पटवारी का एक और जरूरी काम है किसानों से भूमि कर यानी लगान इकट्ठा करना और सरकार को समय समय पर अपने इलाके में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देना। ये जानकारी सरकार के लिए योजनाएं बनाने में बहुत काम आती है। इतने सारे काम, तो पटवारी के काम पर भी कोई नजर रखता होगा, कोई सुपरवाइजर? हाँ, बिल्कुल। पटवारी राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है और उसके काम का निरीक्षण मतलब सुपरविजन विभाग के बड़े अधिकारी करते हैं, जैसे तहसीलदार। हाँ, तहसीलदार तहसील या तालुका लेवल पर काम करते हैं। उनका काम ये देखना होता है कि पटवारी अपना रिकॉर्ड ठीक से रख रहे हैं या नहीं, लगान ठीक से इकट्ठा हो रहा है या नहीं। वो ये भी पक्का करते हैं कि किसानों को जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड की नकल मतलब कॉपी आसानी से मिल जाए। और हाँ, विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र वगैरह देना और जमीन से जुड़े जो विवाद हैं उनकी सुनवाई करना भी तहसीलदार के कामों में आता है। जमीन की बात चली रही है तो किताब में एक बड़े कानूनी बदलाव का भी जिक्र है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ये क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी प्रगतिशील कानून है। पहले क्या होता था कि ज्यादातर राज्यों में हिंदू परिवारों में जब पिता की मृत्यु होती थी तो उनकी जो खेती की जमीन थी वो सिर्फ बेटों में ही बंटती थी। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। बेटियों और पत्नी का उस पर कानूनी हक नहीं माना जाता था। लेकिन 2005 में संसद ने ये कानून बदला। तो अब क्या व्यवस्था है? इस नए कानून के तहत पिता की संपत्ति, जिसमें जमीन भी शामिल है, उसमें बेटों के साथ साथ बेटियों और उनकी माँ को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। बराबर का? हाँ, बिल्कुल बराबर का। और ये कानून पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे लाखों महिलाओं को जमीन में हिस्सेदारी मिली है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति के लिए बहुत बड़ा कदम है। किताब में शायद सुधा का उदाहरण भी था इसी सिलसिले में। हाँ, सुधा की कहानी यही दिखाती है। वो एक किसान परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसके पिता की मृत्यु हो गई है,
लेकिन वो अपनी माँ और छोटे भाई बहन के साथ मिलकर खेती का काम संभालती है। उसे ये भरोसा है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो अपने हिस्से की जमीन से अपना काम चला सकती है। ये जो आत्मविश्वास है, ये इसी कानून की देन है। सोचिए, इस एक राष्ट्रीय कानून ने जमीनी स्तर पर कितने परिवारों की गतिशीलता बदल दी होगी। सही कहा। तो ये तो हुई गांव के शासन और प्रशासन की काफी विस्तार से बात। अब शहरों की तरफ आते हैं। याद है वो शुरू वाली कहानी, टूटी ट्यूबलाइट वाली? अगर वही ट्यूबलाइट शहर की गली में टूटी हो तब कौन जिम्मेदार होगा? शहरों में इस तरह की समस्याओं और दूसरी जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है नगर निगम की, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर शहर बड़ा है। और छोटे शहरों में? छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं, यानी म्यूनिसिपैलिटी। इनका काम गांव की पंचायत की तुलना में कहीं ज्यादा फैला हुआ होता है और जटिल की, क्योंकि शहरों की जरूरतें और आबादी दोनों ही बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे क्या क्या काम आते हैं इनकी जिम्मे? कुछ उदाहरण देंगी? हाँ, जैसे सड़कों पर गलियों में रोशनी की व्यवस्था करना, घरों और बाजारों से कूड़ा इकट्ठा करना और उसका निपटारा करना, पीने के पानी की सप्लाई देखना, सड़कें और नालियों की सफाई और मरम्मत करवाना, बाजारों को साफ रखना। ये तो हो गए एकदम बुनियादी काम। और इनके अलावा? इनके अलावा शहर में बीमारियां न फैलें, उसकी रोकथाम करना। जैसे आपने देखा होगा, मलेरिया, डेंगू के लिए फॉगिंग वगैरह होती है। हाँ। स्कूल, अस्पताल और दवाखाने चलाना, पार्क और बाग बगीचों का रखरखाव करना, ये सब नगर निगम या नगर पालिका के ही काम है। किताब में यास्मीन खाला का उदाहरण दिया है ना, जो नगर निगम में नौकरी करती थी और रिटायर होने के बाद बच्चों को बड़े अच्छे से समझाती हैं कि नगर निगम कैसे काम करता है। अच्छा, तो शहर में फैसले कैसे लिए जाते हैं? क्या यहाँ भी गांव की ग्राम सभा की तरह कोई सिस्टम है जहाँ सारे लोग मिलकर बात करते हो? नहीं, शहरों में व्यवस्था थोड़ी अलग है। शहरों का साइज और आबादी इतनी ज्यादा होती है कि गांव की तरह सभी लोगों का एक साथ बैठकर फैसले लेना प्रैक्टिकल नहीं होता। इसलिए शहर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। वार्ड? तो हर वार्ड का अपना प्रतिनिधि होता? हाँ, बिल्कुल। हर वार्ड से वहां रहने वाले लोग वोट डालकर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसे पार्षद कहते हैं, या निगम पार्षद, काउंसिलर। हाँ। ये पार्षद ही अपने वार्ड के लोगों की आवाज नगर निगम या पालिका तक पहुंचाते हैं। तो क्या सारे फैसले यही पार्षद लोग ले लेते हैं? अकेले नहीं। देखिए, शहर को चलाने के लिए बहुत तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े और काफी जटिल होते हैं। जैसे शहर का बस स्टैंड कहाँ बनना चाहिए या उसे कैसे बेहतर बनाना है, किसी बड़े बाजार की रोजाना सफाई का ठेका किसे देना है, शहर का जो मुख्य गंदा नाला है उसकी सफाई कब और कैसे होगी। इस तरह के जो पेचीदा फैसले होते हैं, उन पर विचार करने के लिए पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं, कमिटीज। अच्छा, समितियां बनती हैं? हाँ, ये समितियां ही अलग अलग मुद्दों पर बहस करके निर्णय लेती हैं। यानी यार टीम वर्क ज्यादा है। बिल्कुल। और इन समितियों ने जो फैसले लिए, उन्हें लागू करने का काम होता है प्रशासनिक कर्मचारियों का। जैसे नगर निगम में आयुक्त होते हैं, कमिश्नर और दूसरे बहुत से इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं। ये सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, चुने हुए नहीं। अच्छा, तो पार्षद नीतियां बनाते हैं और अधिकारी लागू करते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि पार्षद नीति निर्माण और निगरानी का काम करते हैं और प्रशासनिक अधिकारी उसे जमीन पर उतारते हैं। अगर मान लीजिए मेरे मोहल्ले की सड़क पर बहुत गड्ढे हैं या कूड़ेदान से कूड़ा कई दिन से नहीं उठा, तो मुझे किससे बात करनी चाहिए? कमिश्नर से मिलूं या अपने पार्षद से? ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने वार्ड के पार्षद से संपर्क करना सबसे सही रहता है। पार्षद से? हाँ, पार्षद की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को सुने, उन्हें नगर निगम के जो संबंधित विभाग हैं उन तक पहुंचाए और उनका हल करवाने की कोशिश करे। जैसे अगर कहीं बिजली के तार खतरनाक ढंग से लटक रहे हों, तो स्थानीय पार्षद से शिकायत करने पर वो बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके उसे ठीक करवा सकता है। पार्षद एक तरह से जनता और नगर निगम प्रशासन के बीच का पुल होता है। समझ गया। तो मतलब चाहे गांव हो या शहर, लोकल लेवल पर लोगों की जरूरतें पूरी करने और एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं। नाम अलग हैं, काम करने के तरीके में कुछ फर्क है, पर लक्ष्य तो एक ही लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों का बुनियादी मकसद तो स्थानीय जीवन को बेहतर बनाना और नागरिकों को जरूरी सेवाएं देना ही है। अगर समानताएं देखें तो दोनों में स्थानीय प्रतिनिधित्व हैं,
गांव में पंच सरपंच हैं, शहर में पार्षद हैं। दोनों ही स्थानीय मुद्दों का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और मुख्य अंतर क्या नजर आते हैं दोनों में? अंतर भी काफी साफ है। सबसे पहला तो कार्य क्षेत्र का आकार और उसकी जटिलता। शहरों का दायरा गांव से बहुत बड़ा होता है। दूसरा बड़ा अंतर है भागीदारी के तरीके में। गांव में ग्राम सभा के जरिए लोगों की सीधी भागीदारी की व्यवस्था है, जो शहरों में उतनी प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती। हाँ, ये तो है। शहरों में ज्यादातर काम चुने हुए प्रतिनिधियों यानी पार्षदों के माध्यम से होता है। तीसरा अंतर प्रशासनिक ढांचे में है। गांव में हमने पटवारी, सचिव, तहसीलदार की बात की, जबकि शहरों में नगर निगम का अपना एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र होता है, जिसमें कमिश्नर से लेकर अलग-अलग विभागों के प्रमुख और कर्मचारी शामिल होते हैं। लेकिन एक बात दोनों के लिए समान रूप से सच है। इन संस्थाओं की सफलता काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि वहां के नागरिक कितने जागरूक हैं और व्यवस्था में कितनी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आज हमने काफी गहराई से समझा कि कैसे गांव में पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाते हैं। हमने देखा कि ग्राम सभा में आम लोगों की सीधी आवाज से लेकर पटवारी द्वारा जमीन का हिसाब किताब रखने और शहरों में पार्षदों द्वारा समितियों में लिए जाने वाले फैसलों तक हर किसी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने वो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की बात की। ये एक राष्ट्रीय कानून था जिसने जमीन के मालिकाना हक के नियमों को बदला और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। हाँ, अब जरा सोचिए, इस तरह के राष्ट्रीय कानून जो ऊपर से आते हैं, वे समय के साथ स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत और पटवारी के रोजमर्रा के काम करने के तरीकों को और उनके सामने जो विवाद आते हैं, उनकी प्रकृति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? क्या जमीन के बंटवारे या झगड़ों के मामले अब पहले से अलग तरह के हो गए होंगे? ये विचार करने लायक बात है कि राष्ट्रीय बदलाव स्थानीय स्तर पर कैसे रच बस जाते हैं, कैसे अपना असर दिखाते हैं।